गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस हमारा जो प्रकरण चल रहा है केस स्टडी व्यक्तिगत इतिहास अध्ययन विधि। इसमें कल हमने केस स्टडी का अर्थ, परिभाषा और इसके इस विधि के पद है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम करेंगे, आज का हमारा प्रकरण है केस स्टडी भाग 2, जीवन इतिहास। जीवन इतिहास इसमें आज हम इसके प्रकार, इसकी कार्य प्रणाली तथा इसके गुण व दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है केस स्टडी के प्रकार। यानी केस स्टडी को दो प्रकार में बांटा गया है, एक व्यक्ति की और दूसरा प्रकार है इसका समुदाय की। तो इन दो भागों में बांटा है केस स्टडी को। एक व्यक्ति से आशय है, यानी जब हम केस स्टडी करते हैं एक किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के ऊपर, उसमें उससे जीवन से संबंधित उसका जो इतिहास है, उसकी आत्मकथा है, पत्रलेख है, डायरी है, इन सभी के बारे में हम उसके बारे में अध्ययन करते या पता लगाते हैं। फिर है व्यक्ति के आसपास का जो पर्यावरण है, उसके जो जैसे आस पड़ोस है, साथी है, परिवार है, इन सब के साथ इनका व्यवहार कैसा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर है जब हम समुदाय का अध्ययन करते हैं या केस स्टडी करते हैं, तो उसमें जैसे पूरे समुदाय का भी हो सकता है, संस्था का भी हो सकता है, समिति का भी हो सकता है। और इसमें जो है यहाँ की जैसे समुदाय है, समाज है, संस्था है, इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से केस स्टडी को दो भागों में बांटा है, व्यक्ति केस स्टडी और समुदाय की केस स्टडी। अब जो केस स्टडी है इसकी कार्य प्रणाली क्या है? कार्य प्रणाली यानी ये जो केस स्टडी है इसको हम किस प्रकार से इसकी कार्य प्रणाली है उसको समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें समस्या की विवेचना की जाती है, समस्या की विवेचना। क्योंकि जब केस स्टडी करते हैं तो चाहे व्यक्ति से संबंधित ले लो या समुदाय या संस्था से संबंधित ले लो, हम किसी समस्या से संबंधित केस स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले है समस्या है, जिस समस्या को लेकर हम केस स्टडी कर रहे हैं उसकी विवेचना की जाती है। अब अगर व्यक्तिगत समस्या है, व्यक्ति के विषय में है, तो वो सामान्य है, विशिष्ट है या असाधारण है, किस प्रकार का व्यक्ति है या बालक है उसके बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में जानना। फिर है उसके इकाई के जो प्रकार है उसका वर्णन करना, यानी एक व्यक्ति पे कर रहे हैं, समुदाय पे कर रहे हैं, किसी संस्था से संबंधित कर रहे हैं। उसके बाद है जैसे इनमें से जो है इकाई का निर्धारण किया जाता है, इकाई को निर्धारण द्वारा अध्ययन की जो जटिलता है उसको गहनता से समझा जाता है। यानी इकाई निर्धारण के बाद ही हम ये तय कर पाते हैं कि हमें जो है केस स्टडी किस प्रकार से करनी है। उसके बाद फिर है जैसे विश्लेषण का क्षेत्र,
यानी समस्या के जो विभिन्न पहलू है, वर्तमान है, वर्तमान में जो समस्याएं आ रही है, उस बालक को है, समुदाय को है या संस्था को है, तो वो जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना। उसके बाद है घटनाओं के क्रम का वर्णन। घटनाओं के क्रम का वर्णन। अब जो है केस स्टडी के अंतर्गत जैसे घटनाओं के का क्रम का वर्णन किया जाता है, यानी किस समय घटना घटित हुई है, किस काल में घटित हुई है, इन सबको समझना कि घटनाएं जो घटी है वह किस काल में हुई है, किस समय हुई है, समय क्या है, टाइमिंग क्या है, इस प्रकार से। फिर है उसकी जो घटना हुई है उसकी निश्चित अवधि क्या है, उसके स्वरूप का भी वर्णन किया जाता है इसमें। फिर है जो ये घटनाएं हुई है यह भविष्य वर्तमान में जो हुआ है उसको हम भविष्य में किस प्रकार से उसको परिवर्तित कर सकते हैं, होने वाली समस्या को या घटना को हम किस प्रकार से उनमें सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि जब केस स्टडी की जाती है तो किसी समस्या, ये अनुसंधान यानी रिसर्च से संबंधित काम है, तो इसलिए जब केस स्टडी की जाती है तो किसी समस्या से संबंधित समस्या को लेकर केस स्टडी की जाती है। फिर है तीसरा जो है इसमें संबंधित कारक, यानी इससे घटना से संबंधित कारक कौन कौन से हैं। संबंधित कारक, संबंधित कारक। अब संबंधित कारक यानी इसमें भी दो प्रकार के कारक होते हैं। एक तो निर्धारित किए हुए कारक, निर्धारित कारक, और दूसरा है सहायक या प्रभावोत्पादक कारक, प्रभावोत्पादक कारक। ये दो प्रकार के कारक होते हैं, यानी जो समस्याएं हुई है निर्धारित कारक में तो जो समस्या होती है उस समस्या का उत्पन्न करने के क्या क्या कारण है, यानी जो समस्या है उसको उत्पन्न करने के क्या क्या कारण हैं, और सहायक यानी इससे संबंधित हम जो है इन समस्याओं से संबंधित हम किस प्रकार के सुझाव बता सकते हैं, उपाय ढूंढ सकते हैं, और वर्तमान में जो समस्या है उसको हम किस प्रकार से भविष्य में हल कर सकते हैं। फिर है लास्ट में जो काम आता है केस स्टडी में विश्लेषण और निष्कर्ष का। अब जब व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है या समुदाय या समाज से संबंधित जब अध्ययन किया जाता है तो लास्ट में हम जो आंकड़े एकत्रित करते हैं उन आंकड़ों द्वारा विश्लेषण किया जाता है, उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। अब निष्कर्ष हम मध्यमान, विचलन और इनके माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं, और उन्हीं निष्कर्ष के द्वारा जो समस्या है उस समस्या को हम भावी समय में या भविष्य में किस प्रकार से उसका जो समाधान कर सकते हैं या उनके लिए जो सुझाव है उसको सुझा सकते हैं। फिर है केस स्टडी के संदर्भ में कौन कौन से स्रोत हैं, हम किन किन स्रोतों के माध्यम से केस स्टडी कर सकते हैं। केस स्टडी के स्रोत, अब इसके भी दो प्रकार के स्रोत बताए हैं केस स्टडी के। एक तो लिखित और संकलित, लिखित व संकलित। अब संकलित तो जो हम इकट्ठा करते हैं, और लिखित जो छपी हुई होती है, लिखी हुई होती है। इसमें जैसे आत्मकथा है, डायरी है, उनके जीवन का इतिहास है, पत्र है, विभिन्न प्रकार के जो साहित्यक लिखे हुए आते हैं, साहित्यक है, रचना लेखन है, सरकारी और गैर सरकारी जो प्रकाशन की हुई जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से हम जो है केस स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन
कर सकते हैं। उसके बाद संकलित स्रोत में, जैसे व्यक्ति से संकलित स्रोत में हम जो है इनको इकट्ठा करते हैं। कैसे? एक इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से हम उस व्यक्ति के बारे में या समुदाय के बारे में, किसी संस्था के बारे में उनसे प्रश्नोत्तर द्वारा जो है केस स्टडी का मैटर संकलित करते हैं, यानी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू दे रहा है हो सकता है वो हो जाए, तो इसलिए हमें जो है धैर्यपूर्वक और कुशलता के साथ, सूझबूझ के साथ इसका केस स्टडी को करना चाहिए। उसके बाद आता है जो केस स्टडी है इसके क्या गुण है। केस स्टडी के गुण या विशेषताएं। अब केस स्टडी के गुणों के अंतर्गत सबसे पहले है यह जो है बालक या व्यक्ति के सभी पक्षों का अध्ययन करता है या जानकारी मिलती है इससे हमें। सभी पक्षों की जानकारी। बालक की शैक्षिक जानकारी चाहिए तो मिलती है, समाज से संबंधित, उसके आसपास से संबंधित, पड़ोसी से संबंधित, उसके मित्रों से संबंधित उसका व्यवहार कैसा है। तो यानी बालक के सभी पक्षों की जानकारी इससे हमें मिलती है। फिर है समस्या के निदान में अत्यंत उपयोगी है, यानी बालक या व्यक्ति को जो समस्या है उस समस्या के निदान में यह केस स्टडी बहुत उपयोगी होती है। फिर है बालक के असामान्य कारणों का पता लगाने में सहायक होती है, कि बालक जो है उसका दूसरों के प्रति जो व्यवहार है या वह पढ़ने में कमजोर है तो वह क्यों है, अगर उत्पाती है तो क्यों है, किन कारणों से, उन कारणों का पता लगाया जाता है। फिर है इससे शिक्षा, मनोविज्ञान तथा नैदानिक मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी शिक्षा, मनोविज्ञान और नैदानिक जो मनोविज्ञान है उसमें जो केस स्टडी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। उसके बाद है इसके जो दोष कुछ नजर आते हैं, उसमें जैसे केस स्टडी जब हम करते हैं तो इसमें समय अधिक लगता है, दोष, क्योंकि हम व्यक्ति या समुदाय की संपूर्ण जीवन का उसका अध्ययन करते हैं या केस स्टडी करते हैं, इसलिए इसमें समय अधिक लगता है। दूसरा है व्यक्ति निष्ठता का दोष भी आ सकता है, व्यक्ति निष्ठता का दोष, व्यक्ति निष्ठता का दोष भी आ सकता है। फिर है व्यक्ति के जीवन का सही संग्रह करना कठिन है, क्योंकि जब व्यक्ति को ये पता रहता है कि निरीक्षण किया जा रहा है या ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो हो सकता है कि वह कुछ समय के लिए अपने व्यवहार को परिवर्तित कर दे। फिर है योग्य शिक्षा, मनोवैज्ञानिक इसका प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं, यानी जो योग्य और जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वही इसका प्रयोग, या फिर जो योग्य शिक्षक है वही इसका प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकता है। फिर इसमें मनोवैज्ञानिक विषय की मौखिक रिपोर्ट बहुत अधिक निर्भर करता है, यानी इसमें जो है मौखिक रिपोर्ट जो होती है उस पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो केस स्टडी है यह बालक, व्यक्ति, समुदाय उससे संबंधित एक तरह से हम कहा जाए तो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, जिसके बारे में हम उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अब है आज का आपका गृह कार्य। केस स्टडी के गुण व दोष समझाइए। धन्यवाद।